Hello everyone, today we are going to discuss paper code BPSE 144 Introduction to South Asia। आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके दिसंबर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको आज की क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, अगर आप लोगों को इस सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर परचेस करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सिंपली गूगल में जाएंगे shop.hindustanknowledge.com, ये हमारी वेबसाइट है। आप यहाँ पे चले जाएंगे, आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे सर्च कोड का ऑप्शन में आपका जो भी पेपर कोड होगा आप वो यहाँ से सर्च कर लेंगे। ठीक है, जैसे अभी के लिए हम देखते हैं BPSE 144। अब यहाँ पे देखिए आपको इंग्लिश हिंदी दोनों ही मीडियम में क्या है गेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएंगे। आपका जो भी मीडियम होगा आप उस मीडियम में क्लिक करके बाय नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करके गेस्ट पेपर को परचेज कर लेंगे। अगर आपको यहाँ से गेस्ट पेपर परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9580023321। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर हमें मैसेज करके गेस्ट पेपर्स को परचेज कर सकते हैं। अगर आप गेस्ट पेपर और ये वीडियो को अच्छे से कर लेते हैं तो आप अपने एग्जाम को आसानी से क्लियर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन इन डिटेल द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम एंड नेशनलिज्म इन साउथ एशिया। यानी कि हमें क्या बताना है कि स्ट्रगल क्या थी फ्रीडम के लिए और नेशनलिज्म के लिए साउथ एशिया में, उसको डिटेल में समझाना है। So the struggle for freedom and the rise of nationalism in South Asia was a long and powerful movement against colonial rule। जो आपका स्ट्रगल है फ्रीडम के लिए एंड द राइज ऑफ नेशनलिज्म के लिए साउथ एशिया में, वो क्या है, लॉन्ग और पावरफुल मूवमेंट है अगेंस्ट द colonial rule। So it mainly developed during the 19th and 20th century when people of the region began to oppose foreign domination and demand self-rule, dignity and rights। जो स्ट्रगल था फ्रीडम और राइज ऑफ द नेशनलिज्म के लिए साउथ एशिया में, वो एक लॉन्ग और पावरफुल मूवमेंट रहा है अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल। ये मेनली आपका डेवलप हुआ था 19th और 20th सेंचुरी में, जब लोग अलग अलग रीजन के began to oppose from foreign domination and demand self rule, dignity and rights। So जो आपका colonial rule and its impact, so most parts of South Asia came under European control, especially British rule। बहुत सारे जो पार्ट थे आपके साउथ एशिया के वो आपके क्या है, यूरोपियन कंट्रोल के अंदर आते हैं, स्पेशली ब्रिटिश रूल में। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड म्यांमार, ये सारे क्या हैं आपके डीपली अफेक्टेड थे कॉलोनियल पॉलिसीज से। सो द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स, रेलवेज एंड मॉडर्न एजुकेशन, बट देयर मेन एम वाज इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। जो आपके ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया, नए एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस कराया, रेलवेज और मॉडर्न एजुकेशन को इंट्रोड्यूस कराया, बट जो उनका मेन एम था वो था इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि वो इकोनॉमी के एक्सप्लॉयट करना चाहते थे। Indian resources were used to benefit Britain, which led to poverty, unemployment and destruction of local industries। जो आपके इंडियन रिसोर्सेज थे उनको यूज किया गया ब्रिटेन को बेनिफिट करने के लिए, जिसकी वजह से इंडिया में क्या हुई, पॉवर्टी हुई, अनएम्प्लॉयमेंट हुआ और डिस्ट्रक्शन हुआ लोकल इंडस्ट्रीज का। सो दिस एक्सप्लॉयटेशन क्रिएटेड डिससैटिस्फैक्शन अमंग पीपल एंड लेड द फाउंडेशन फॉर नेशनलिस्ट फीलिंग। इस एक्सप्लॉयटेशन की वजह से क्या हुआ, डिससैटिस्फैक्शन क्रिएट हुआ लोगों के बीच में, जिसकी वजह से फाउंडेशन आई नेशनलिस्ट फीलिंग की। सो राइज ऑफ नेशनलिज्म, सो नेशनलिज्म ग्रू एज पीपल बिकेम अवेयर ऑफ देयर शेयर्ड प्रॉब्लम्स एंड कॉमन आइडेंटिटी। नेशनलिज्म आपको कैसे इमर्ज हुआ, क्योंकि लोगों ने क्या है, लोग अवेयर हुए कि उनकी कितनी प्रॉब्लम्स हैं और उनकी क्या कॉमन आइडेंटिटी है। सो जो वेस्टर्न एजुकेशन है उसने हेल्प किया टू क्रिएट अ न्यू मिडिल क्लास दैट अंडरस्टूड आइडियाज लाइक फ्रीडम, इक्वालिटी एंड डेमोक्रेसी। वेस्टर्न एजुकेशन क्या है, उन्होंने हमें हेल्प किया है एक नई मिडिल क्लास को क्रिएट करने में, जिन्होंने कि अंडरस्टूड किया है आइडियाज को, जैसे कि फ्रीडम, इक्वालिटी और डेमोक्रेसी। न्यूज़पेपर्स, बुक्स एंड पॉलिटिकल डिस्कशंस स्प्रेड नेशनलिस्ट आइडियाज अमंग द मासेस। जो आपके न्यूज़पेपर्स हैं, बुक्स हैं, पॉलिटिकल डिस्कशंस हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, नेशनलिस्ट आइडियाज को स्प्रेड करते हैं मासेस के अमंग। सो सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स ऑल्सो हेल्प पीपल क्वेश्चन फॉरेन रूल एंड रिवाइव प्राइड इन देयर कल्चर एंड हिस्ट्री। सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट ने क्या किया, लोगों को हेल्प किया फॉरेन रूल को क्वेश्चन करने में और प्राइड को रिवाइव करने में इन देयर कल्चर एंड हिस्ट्री। पॉलिटिकल मूवमेंट्स एंड लीडरशिप, सो ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल मूवमेंट्स प्लेड अ की रोल इन द फ्रीडम स्ट्रगल। यानी कि जो आपके पॉलिटिकल मूवमेंट्स, ऑर्गेनाइज मूवमेंट्स थे, ये इन्होंने क्या है, एक की रोल को प्ले किया है फ्रीडम स्ट्रगल में। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो आपकी फॉर्म्ड हुई है 1885 में, जो कि एक मेन प्लेटफॉर्म बनी इंडियन डिमांड्स को एक्सप्रेस करने के लिए,
लीडर्स जैसे कि महात्मा गांधी, इन्होंने नॉन वायलेंट मेथड्स को यूज़ किया, ठीक है, उनको इंट्रोड्यूस कराया, जैसे कि सत्याग्रह, सिविल डिसोबीडियंस एंड बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स। सो मूवमेंट्स जैसे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और जो क्विट इंडिया मूवमेंट था, उसने बहुत सारे मिलियंस ऑफ पीपल को मोबिलाइज किया। सो एट द सेम टाइम मुस्लिम पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस भी ग्रू हुई अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना, जिसकी वजह से डिमांड हुई फॉर अ सेपरेट नेशन। सो इस वजह से क्या हुआ था, पार्टीशन हुआ था इंडिया का इन 1947 और क्रिएशन हुआ पाकिस्तान का। फ्रीडम इन अदर साउथ एशियन कंट्रीज, सो नेशनलिस्ट मूवमेंट ऑल्सो डेवलप इन अदर पार्ट्स ऑफ साउथ एशिया। नेशनलिस्ट मूवमेंट क्या है आपके दूसरे पार्ट्स में भी डेवलप हुए साउथ एशिया के। श्रीलंका ने क्या है इंडिपेंडेंस को पीसफुली गेन किया, जबकि जो म्यांमार है उसने आर्म्ड स्ट्रगल को एक्सपीरियंस किया। बाद में क्या हुआ, जो ईस्ट पाकिस्तान है उसने फॉट किया फॉर इट्स राइट्स एंड बिकेम इंडिपेंडेंट एज बांग्लादेश इन 1971। इन कंक्लूजन वी कैन से दैट जो आपका स्ट्रगल था फ्रीडम और नेशनलिज्म के लिए साउथ एशिया में, वो एक मास मूवमेंट था जिसने कि बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व किया था फ्रॉम ऑल द सेक्शन ऑफ सोसाइटी। सो डिस्पाइट डिफरेंसेस इन रिलीजन, लैंग्वेज एंड रीजन, द डिजायर फॉर फ्रीडम यूनाइटेड पीपल अगेंस्ट कॉलोनियल रूल। यानी कि डिफरेंसेस होने के बावजूद भी रिलीजन में, लैंग्वेज में और रीजन में जो डिजायर थी लोगों की फ्रीडम के लिए, उसने उनको यूनाइट किया अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल। सो दीज स्ट्रगल्स नॉट ओनली एंडेड फॉरेन डोमिनेशन, इन स्ट्रगल्स ने क्या किया है, ना सिर्फ फॉरेन डोमिनेशन को एंड किया, बल्कि उन्होंने फाउंडेशन भी ले डाउन करी फॉर द इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स इन साउथ एशिया। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। वहाँ पे क्या आपको सारी क्लासेस की अपडेट मिलती रहेगी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन SARC as a regional organization. What are the major challenges associated with its working and functioning? यानी कि SARC क्या है, एक कैसे एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें क्या हमें मेजर चैलेंजेस देखने को मिलते हैं इसकी वर्किंग में और इसकी फंक्शनिंग में। सो द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन is a regional organization formed to promote cooperation and development among the countries of South Asia. जो आपका साउथ एशियन एसोसिएशन है रीजनल कोऑपरेशन के लिए, ये आपका क्या है एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे कि फॉर्म किया गया था कोऑपरेशन को प्रमोट करने के लिए और डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए अमंग द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया। ये आपका स्टेब्लिश हुआ था 1985 में। इसका मेन एम था कि ये इम्प्रूव करे क्वालिटी ऑफ द लाइफ ऑफ द पीपल इन द रीजन्स थ्रू द इकोनॉमिक ग्रोथ से, सोशल प्रोग्रेस और कल्चरल डेवलपमेंट के थ्रू। सो जो मेंबर कंट्रीज हैं सार्क की, वो है आपकी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव्स एंड अफगानिस्तान। ये आपकी क्या है सारी मेंबर कंट्रीज हैं। ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शन ऑफ सार्क, सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सार्क इज टू प्रमोट रीजनल कोऑपरेशन and collective self-reliance among the South Asian countries. It focuses on areas, यानी कि जो मेन ऑब्जेक्टिव है ये इसका है कि ये रीजनल कोऑपरेशन को प्रमोट करे और कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस को प्रमोट करे अमंग द साउथ एशियन कंट्रीज। ये आपका फोकस करता है ऑन द एरियाज जैसे कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड, पॉवर्टी रिडक्शन, एजुकेशन, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कल्चरल एक्सचेंज एंड पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। सो टू अचीव दीज गोल्स SARC has established several institutions and agreements. यानी कि इन गोल्स को अचीव करने के लिए क्या है सार्क ने आपका क्या किया है, एस्टैब्लिश किए हैं अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को और एग्रीमेंट्स को। सो वन इंपॉर्टेंट स्टेप वाज द क्रिएशन ऑफ सार्क प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग अग्रीमेंट SAPTA एंड लेटर द साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया SAFTA एम्ड एट इंक्रीजिंग ट्रेड विद इन द रीजन। यानी कि जो एक इंपॉर्टेंट स्टेप देखने को मिलता है वो है कि क्रिएशन हुआ था सार्क प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग अरेंजमेंट का और बाद में साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया का, जो कि एम करता है ट्रेड को इंक्रीज करने में विद इन द रीजन। सार्क ऑल्सो कंडक्ट्स रेगुलर समिट्स, मीटिंग्स ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स एंड एक्सपर्ट लेवल डिस्कशंस टू कोऑर्डिनेट पॉलिसीज। सार्क क्या है आपका रेगुलर समिट्स को भी कंडक्ट करता है, मीटिंग्स कराता है फॉरेन मिनिस्टर्स के और एक्सपर्ट लेवल डिस्कशंस भी करता है ताकि वो पॉलिसीज को कोऑर्डिनेट कर सके। अचीवमेंट्स ऑफ सार्क, so SARC has helped in creating a platform where South Asian countries can discuss common problems and work together. SARC ने क्या क्या है हेल्प किया है एक ऐसे प्लेटफॉर्म को क्रिएट करने में जहाँ पे कि जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज हैं वो क्या है अपनी कॉमन प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकें और साथ में काम कर सकें। सो इसने कंट्रीब्यूट किया है उनके कोऑपरेशन को इन द एरियाज जैसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट,
पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन एंड कल्चरल अंडरस्टैंडिंग। सो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने इंक्रीज किया है अवेयरनेस को अबाउट द रीजनल आइडेंटिटी एंड द शेयर कंसर्न अमंग द मेंबर स्टेट्स। Now we will look at major challenges in the working of SAARC. So despite its importance, SAARC faces many serious challenges. यानी कि इसकी इंपॉर्टेंस होने के बावजूद भी SAARC क्या है आपके बहुत सारे सीरियस चैलेंजेस को फेस करता है। पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, सो पॉलिटिकल टेंशंस स्पेशली बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान हैव ग्रेटली अफेक्टेड SAARC फंक्शनिंग। जो पॉलिटिकल टेंशंस हैं स्पेशली इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उसने क्या है आपके SAARC की फंक्शनिंग को ग्रेटली अफेक्ट किया है। बहुत सारे जो समिट्स हैं उसको पोस्टपोन या फिर कैंसिल कर दिया गया है ड्यू टू द बायलैटरल डिस्प्यूट्स। लैक ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट, सो मेंबर जो कंट्रीज हैं वो ऑफन क्या करती हैं, एक दूसरे को मिसट्रस्ट करती हैं, जिसकी वजह से कोऑपरेशन रिड्यूस होता है और डिसीजन मेकिंग स्लो डाउन होती है। वीक इम्प्लीमेंटेशन, ऑल्दो बहुत सारे एग्रीमेंट साइन हुए हैं बट उनको कभी प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है ड्यू टू द लैक ऑफ पॉलिटिकल विल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी। लो इंट्रा रीजनल ट्रेड, सो जो ट्रेड है अमंग द सार्क कंट्रीज वो बहुत ही लो रहता है एज कम्पेयर टू अदर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि EU और एशियन। डोमिनेंस ऑफ बायलैटरल इश्यूज, सो सार्क अवॉइड्स डिस्कसिंग बायलैटरल डिस्प्यूट्स, यानी कि ये अवॉइड करता है बायलैटरल डिस्प्यूट्स को डिस्कस करना, बट जो ये इश्यूज हैं ये इनडायरेक्टली ब्लॉक करती हैं प्रोग्रेस को और कोऑपरेशन को। इन कंक्लूजन वी कैन से दैट जो सार्क है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है विद ग्रेट पोटेंशियल कि ये इम्प्रूव कर सके कोऑपरेशन को और डेवलपमेंट इन द साउथ एशिया। हाउएवर जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, लैक ऑफ ट्रस्ट एंड वीक इम्प्लीमेंटेशन है, इसने इसकी सक्सेस को लिमिट कर दिया। सो फॉर सार्क टू फंक्शन इफेक्टिवली, यानी कि सार्क को इफेक्टिवली फंक्शन करने के लिए जो मेंबर कंट्रीज हैं उनको रीजनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज करना चाहिए ओवर पॉलिटिकल डिफरेंसेस और उन्हें कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करना चाहिए फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल ऑफ साउथ एशिया। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Explain in detail the role of Taliban in shaping political structure and processes in Afghanistan. यानी कि तालिबान का क्या रोल है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स को शेप करने में और प्रोसेसेस इन द अफगानिस्तान। सो द तालिबान हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स एंड पॉलिटिकल प्रोसेसेस ऑफ अफगानिस्तान, especially after the collapse of Soviet-backed government in the early 1990s and again after their return to the power in 2021. यानी जो तालिबान है उन्होंने क्या है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल को प्ले किया है टू शेप द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एंड पॉलिटिकल प्रोसेसेस इन द अफगानिस्तान, स्पेशली जब कोलैप्स हुआ था सोवियत बैक्ड गवर्नमेंट का इन द अर्ली 1990s और जब उन्होंने वापस से वो पावर में आए थे इन 2021। सो जो उनका इन्फ्लुएंस है उसने डीपली उनकी गवर्नेंस को अफेक्ट किया है, लॉ, इंस्टीट्यूशन और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को अफेक्ट किया है। राइज ऑफ तालिबान इन पॉलिटिकल कंट्रोल, सो द तालिबान emerged in the mid 1990s during a period of civil war and the political instability. जो आपका तालिबान है वो emerge हुआ है mid 1990s में जब एक पीरियड चल रहा था सिविल वॉर का और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का। उन्होंने प्रॉमिस किया पीस, ऑर्डर और स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ इस्लामिक लॉ। सो बाय 1996 उन्होंने क्या है काबुल को कैप्चर कर लिया था और उन्होंने इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान को स्टैब्लिश कर लिया। सो इसने क्या है एक मेजर चेंज को मार्क किया अफगानिस्तान के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में। यहाँ पे डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन सिस्टम होने के बावजूद भी जो तालिबान है उसने इंट्रोड्यूस किया एक सेंट्रलाइज रिलीजियस अथॉरिटी को, जिसने कि लेड किया गया एक सुप्रीम लीडर के द्वारा। सो जो पॉलिटिकल पावर्स हैं वो कंसंट्रेटेड थी इन द हैंड्स ऑफ रिलीजियस क्लरिक्स, लिविंग नो स्पेस फॉर इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल पार्टीज और अपोजिशन ग्रुप्स। यानी कि जो भी पॉलिटिकल पावर्स थी वो रिलीजियस क्लरिक्स के हाथों में थी, जिसकी वजह से कोई स्पेस नहीं बचा था इलेक्शन के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए या फिर अपोजिशन ग्रुप्स के लिए। Governance based on religious law. So the Taliban shaped Afghanistan political processes by replacing modern legal and administrative institutions with strict interpretation of Islamic law Sharia. जो आपका तालिबान है उसने क्या किया है अफगानिस्तान के पॉलिटिकल प्रोसेसेस को शेप किया है। उन्होंने मॉडर्न लीगल सिस्टम को और एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस को रिप्लेस किया है विद द स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लामिक लॉ दैट इज शरिया। सो कोर्ट्स, मिनिस्ट्रीज एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स ये फंक्शन करते हैं आपके अंडर द रिलीजियस गाइडेंस रादर देन एनी कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स। सो डिसीजन मेकिंग वाज टॉप डाउन एंड ऑर्डिनरी सिटीजंस हैड नो रोल इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन। जो आपका डिसीजन मेकिंग है वो टॉप डाउन प्रोसेस बना दिया गया था और जो आपके ऑर्डिनरी सिटीजंस है उनका कोई भी रोल नहीं होता था पॉलिसी के फॉर्मेशन में। सो वुमेन वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम पॉलिटिकल लाइफ। वुमेन को क्या है पॉलिटिकल लाइफ से एक्सक्लूड कर दिया गया था और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से भी एक्सक्लूड कर दिया था
जिसकी वजह से पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बहुत ही नैरो डाउन हुआ. Impact after 2001 and return in 2021. So after being removed from power in 2001 by international forces, the Taliban remained an influential political and military actor. यानी कि 2001 में क्या है, उनको पावर से रिमूव कर दिया गया था इंटरनेशनल फोर्सेस के द्वारा. तो तभी भी क्या है, तालिबान एक इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल और मिलिट्री एक्टर रहता है. उन्होंने चैलेंज किया था इलेक्टेड गवर्नमेंट को थ्रू द आर्म्ड रेजिस्टेंस एंड पैरेलल गवर्नेंस स्ट्रक्चर इन द रूरल एरियाज. यानी कि रूरल एरियाज में क्या है, वो अपने पैरेलल गवर्नेंस चलाते थे. अगस्त 2021 में क्या होगा, जो तालिबान था वो रिटर्न हुआ पावर में जब कोलैप्स हो गया था इलेक्टेड अफगान गवर्नमेंट का. सो वंस अगेन दे डिसॉल्व डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन सच एज पार्लियामेंट एंड इलेक्शंस, रिस्टोरिंग द इस्लामिक एमिरेट सिस्टम. यानी कि एक बार फिर से उन्होंने क्या किया, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को डिसॉल्व कर दिया जैसे कि पार्लियामेंट और इलेक्शंस, और उन्होंने रिस्टोर किया इस्लामिक एमिरेट सिस्टम को. इफेक्ट ऑन पॉलिटिकल प्रोसेसेस. सो अंडर तालिबान रूल पॉलिटिकल प्रोसेसेस आर नॉन पार्टिसिपेटरी एंड नॉन डेमोक्रेटिक. यानी कि तालिबान रूल के अंडर क्या है, जो पॉलिटिकल प्रोसेस हैं वो आपके नॉन पार्टिसिपेटरी हैं और नॉन डेमोक्रेटिक हैं. कोई इलेक्शंस नहीं होते हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, और कोई भी फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है सिटीजन्स का. जो पावर है वो रहती है आपके तालिबान लीडरशिप काउंसिल्स के अंडर. सो वाइल दे हैव प्रोवाइडेड सम लेवल ऑफ सिक्योरिटी, यानी उन्होंने कुछ लेवल ऑफ सिक्योरिटी को प्रोवाइड किया है, बट जो उनकी पावर पॉलिटिकल सिस्टम है वो अकाउंटेबिलिटी को लैक करती है, ट्रांसपेरेंसी लैक करती है और इंक्लूसिवनेस को लैक करती है. इन कंक्लूजन वी कैन से दैट जो तालिबान है दे हैव reshaped the Afghanistan political structure into a religious authoritarian system. तालिबान ने क्या किया है, अफगानिस्तान के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को रीशेप किया है एक रिलीजियस अथॉरिटेरियन सिस्टम में. जो उनका रोल है वो रिड्यूस हुआ है डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस के, लिमिटेड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, और उन्होंने रिप्लेस किया है मॉडर्न गवर्नेंस को विद स्ट्रिक्ट रिलीजियस कंट्रोल. वाइल दे ब्रॉट अ फॉर्म ऑफ ऑर्डर, यानी कि उन्होंने एक फॉर्म ऑफ ऑर्डर को तो लाया है, बट जो उनका अप्रोच है उसने इंक्लूसिव और रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल प्रोसेसेस को वीक किया है इन द अफगानिस्तान. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सप्लेन इन डिटेल द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल डायमेंशंस ऑफ साउथ एशिया एज अ रीजन. यानी कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल डायमेंशंस को हमें बताना है साउथ एशिया की एज अ रीजन. सो साउथ एशिया इज एन इम्पॉर्टेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड known for its long history, cultural diversity and strategic importance. जो आपका साउथ एशिया है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है वर्ल्ड का, जिसको उसकी लॉन्ग हिस्ट्री, कल्चरल डाइवर्सिटी और स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस के लिए जाना जाता है. जो आपका साउथ एशिया का रीजन है ये मेनली आपका इंक्लूड करता है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव्स और अफगानिस्तान को. जो ये कंट्रीज हैं ये कुछ कॉमन फीचर्स को शेयर करती हैं, बट कुछ डीप डिफरेंसेस को भी शो करती हैं इन पॉलिटिक्स, इकोनॉमी एंड सोसाइटी. फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट पॉलिटिकल डायमेंशन. सो पॉलिटिकली साउथ एशिया इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स रीजन. पॉलिटिकली देखा जाए तो साउथ एशिया क्या है आपका बहुत ही कॉम्प्लेक्स रीजन है. बहुत सारी कंट्रीज यहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम को फॉलो करती हैं, बट जो उनकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो वैरी करती है. इंडिया आपका वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, जबकि पाकिस्तान, बांग्लादेश इन्होंने एक्सपीरियंस किया है पीरियड ऑफ मिलिट्री रूल और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को. नेपाल ने मोनार्की से शिफ्ट किया है टू अ फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में. अफगानिस्तान ने क्या है बहुत ही लॉन्ग टर्म कॉन्फ्लिक्ट को फेस किया है, फॉरेन इंटरवेंशन को फेस किया है और चेंजेस फेस किए हैं इन द पॉलिटिकल पावर. रीजनल कोऑपरेशन हैज बीन प्रमोटेड थ्रू सार्क, बट पॉलिटिकल टेंशन स्पेशली बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान हैव लिमिटेड इट्स सक्सेस. यानी कि जो रीजनल कोऑपरेशन है वो प्रमोट हुआ है थ्रू साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, बट जो पॉलिटिकल टेंशन है स्पेशली इंडिया और पाकिस्तान के बीच में उसकी वजह से इसकी सक्सेस क्या है, लिमिट हो गई है. सो जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, टेररिज्म है, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है ग्लोबल पावर्स के द्वारा, उन्होंने कंटिन्यू किया है टू अफेक्ट द पीस एंड कोऑपरेशन इन द रीजन. नाउ वी विल टॉक अबाउट इकोनॉमिक डायमेंशन. सो इकोनॉमिकली साउथ एशिया इज अ डेवलपिंग रीजन विद लार्ज इनइक्वालिटीज. यानी कि इकोनॉमिकली क्या है, जो साउथ एशिया है वो बहुत ही डेवलपिंग रीजन है जहाँ पे कि बहुत हमें लार्ज इनइक्वालिटीज देखने को मिलती हैं. एग्रीकल्चर एक इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करता है जो कि एक लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को एम्प्लॉय करता है. एट द सेम टाइम कंट्रीज जैसे कि इंडिया, यहाँ पे प्रोग्रेस हुई है इंडस्ट्रीज में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सर्विसेज में. बांग्लादेश क्या है बहुत ही रैपिडली ग्रो रहा है उसके गारमेंट इंडस्ट्री में, जबकि जो श्रीलंका है वो अपने फोकस करता है टूरिज्म और सर्विसेज पे. सो डिस्पाइट इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ होने के बावजूद भी जो पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का, वो बहुत ही मेजर चैलेंज रहता है.
बहुत सारी जो कंट्रीज हैं वो डिपेंड करती हैं फॉरेन एड पे, रेमिटेंसेस फ्रॉम वर्कर्स अब्रॉड एंड द ट्रेड विद डेवलप्ड नेशन। जो आपका रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन है वो एग्जिस्ट तो करता है, बट जो ट्रेड है अमंग द साउथ एशियन कंट्रीज वो बहुत ही लो है एज कम्पेयर टू द अदर रीजन्स। सोशल डायमेंशन, सो सोशली साउथ एशिया इज वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स रीजन्स इन द वर्ल्ड। सोशली क्या है आपका साउथ एशिया वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स रीजन माना जाता है वर्ल्ड का। ये होम है आपके बहुत सारे रिलीजन्स का, जैसे कि हिंदुइज्म, इस्लाम, बुद्धिज्म, सिखिज्म, क्रिश्चियनिटी। जो ये रीजन है इसके बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, हंड्रेड्स ऑफ लैंग्वेजेस एग्जिस्ट करती हैं, ट्रेडिशंस और कल्चर्स एग्जिस्ट करते हैं। फैमिली और कम्युनिटी लाइफ क्या है बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोल को प्ले करती है सोसाइटी में। हाउएवर जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि पॉवर्टी, इलिटरेसी, जेंडर इनइक्वालिटी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और पुअर हेल्थ केयर, ये सब कॉमन है। जो रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ है और अर्बनाइजेशन है उन्होंने प्रेशर डाला है रिसोर्सेज पे और पब्लिक सर्विसेज पे। स्टिल जो स्ट्रॉन्ग सोशल बॉन्ड्स हैं, कल्चरल हेरिटेज है और शेयर्ड हिस्ट्री है, उसने इस रीजन को एक यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड की है। इन कंक्लूजन वी कैन से दैट साउथ एशिया इज अ रीजन ऑफ डाइवर्सिटी एंड पोटेंशियल। साउथ एशिया क्या है, एक रीजन है जहाँ पे कि हमें बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है और पोटेंशियल देखने को मिलता है। यहाँ पे पॉलिटिकल चैलेंजेस भी हैं, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज और सोशल इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं, बट अलॉन्गसाइड हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे बहुत ही रिच कल्चरल ट्रेडिशन है और ग्रोइंग इकोनॉमीज हैं। सो बेटर कोऑपरेशन एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट कैन हेल्प साउथ एशिया मूव टुवर्ड्स पीस एंड प्रोस्पेरिटी। यानी कि अगर कोऑपरेशन बेटर होगा, इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा, तो उससे क्या है साउथ एशिया एक क्या है पीस और प्रोस्पेरिटी की तरफ मूव कर सकता है। तो यहाँ पे आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।